राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी नया पॉइंट आपको दिखाई देता है उसको नोट करते जाइए और बार बार उनको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके लिए पेड कोर्स के लिए जो है हमने ऐप लॉन्च कर दिया। ऐप का नाम है केसी ऑनलाइन क्लासेज। केसी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे HTET से संबंधित कोर्स हो या HSSC से संबंधित हो या दिल्ली पुलिस से संबंधित जो कोर्स हैं वो सारे के सारे जो है उस पर अवेलेबल हैं। डेमो क्लासेज आप वहां देख सकते हो और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हो। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए और साथ में अपनी स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको ऐप जो डाउनलोड करने में दिक्कत आए या जो वेलकम ऑफर है, प्रोमो ऑफर जिसको हम कहते हैं वेलकम 20 के नाम से, अगर वो आपको नहीं लेना आता तो आप हमारी टेक्निकल टीम से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। 9416960333 आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है ये नंबर मिल जाएगा बच्चों, यहां आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर तैयार किया गया है? बच्चों, हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर जो है वो तैयार किया गया है? तो बच्चों, आपको पता होगा आजकल खास करके धान की फसल के जो अवशेष है, जिसे पराली कहते हैं, उस पे काफी बवाल मचा हुआ है कि किसान पराली को जलाते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है और दिल्ली जो है कोहरे से ढक जाती है। और साथ ही किसानों को भी बच्चों बार बार ये चीज जागरूक करने की जरूरत है कि पराली जो जलाते हैं वो नुकसानदायक है, सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, हमारी जो उपजाऊ भूमि है उसके लिए भी उसमें से जो पोषक तत्व वो कम हो जाते हैं, एक सर्वे के अनुसार पता चला है। लेकिन अगर उसी अवशेष को हम डीकंपोज करते हैं, वेस्ट डीकंपोजर बनाते हैं, तो बच्चों ये जो अवशेष होते हैं वो 15 से 20 दिन में 70% गल जाते हैं और एक महीने में पूरे के पूरे जो 100% वो अवशेष गल जाते हैं। और इससे जो है जो वो एक जैसे हम कहते हैं हरी खाद का काम करते हैं, उससे उत्पादन भी 15 से 20% जो है बढ़ता है। तो किसानों को जो है जागरूक होने की जरूरत है इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें करनाल की, तो ये जो है हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर तैयार किया गया? तो ये बच्चों करनाल में। अगर हम करनाल की बात करें तो प्रगतिशील किसानों का समूह जो है वहां 250 एकड़ में खेती कर रहा है और उन्होंने केमिकल फ्री जो है गेहूं भी उगाया है और अब 90 एकड़ में जो है केमिकल फ्री धान भी लगाया हुआ है। तो बच्चों, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो अवशेष उनको नहीं जलाते बल्कि वेस्ट डीकंपोजर जो उससे बनाते हैं। ये जो है गाय के गोबर और बैक्टीरिया से बनता है वेस्ट डीकंपोजर। तो किस जिले में तैयार किया गया? तो ये करनाल में, जिसको आप धान का कटोरा कहते हो। बच्चों, CM सिटी है, लिबर्टी इशू का जन्मदाता है। इसके अलावा हरियाणा का पेरिस है और धान का कटोरा है करनाल। तो बच्चों, अगर हम बात करें हिसार की, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, हिसार फिरोजा या फिरोजा नगरी, प्राचीन नाम इसुयार था। तो बच्चों, आज हम इनके एक्सपल के बारे में, स्थापना दिवस के बारे में नहीं पढ़ रहे, बहुत बार पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, कुछ नया करते हैं। तो इनसे संबंधित पर्यटन स्थल आदि के बारे में पढ़ते हैं। हिसार में आप जानते हैं बच्चों कि गुजरी महल कहां है? हिसार में गुजरी महल, जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहते हैं। दिल्ली जो सल्तनत है उसका ताजमहल। आप जानते हैं बच्चों हरियाणा का ताज किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा कहां है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। गुजरी महल दिल्ली सल्तनत का ताज कहलाता है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक पैलेस, बच्चों ये जो नगर था
ये जो नगर है हिसार, प्राचीन समय में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और गुजरी महल उन्होंने, यहां बियाबान जंगल होता था बच्चों, शिकार खेलने के लिए वो आते थे फिरोज शाह तुगलक। तो एक जो गुजरी लड़की थी उनको उन्होंने देखा, उनकी सुंदरता पे मोहित हो गए, तो उनके सामने उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। तो लड़की ने एक शर्त रखी, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी लेकिन मैं दिल्ली जाके नहीं रहूंगी। तो उस बियाबान जंगल में फिरोज शाह तुगलक ने उसके लिए स्पेशल महल बनवाया, गुजरी महल, जैसे कि मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का ताज जो है वो कहा जाता है। तो यहां फिरोज शाह तुगलक पैलेस भी है बच्चों। इसके अलावा लाट की मस्जिद गुजरी महल के अंदर स्थित है। लाट की मस्जिद जो है, गुजरी महल में जो बच्चों 8 अभिलेख लिखे हुए हैं, जो 8 जो भागवतों की सूचना देते हैं। इसके अलावा यहां अगर हम बात करें 40 हाफिज का मकबरा, एचएससी पूछ चुकी है, तो ये हिसार के जो जीजे यूनिवर्सिटी उसके अंदर स्थित है 40 हाफिज का मकबरा बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लू बर्ड झील यहां है। और अगर ब्लैक बर्ड की बात करें हम, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कहां है? तो वो हांसी में है। हांसी हिसार की एक तहसील है बच्चों। हांसी हिसार की एक तहसील है। हिसार की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? हांसी है, जिसको पुलिस जिला भी बनाया गया है। हांसी और मानेसर 2 ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले न होने के बावजूद जो है पुलिस जिले बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें बच्चों फ्लेमिंगो कहां है पर्यटन स्थल? वो हिसार में है। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल भी कहां है बच्चों? हिसार में है। और हांसी की हम बात कर रहे थे, असीगढ़ का किला या असीरगढ़ का किला भी कहते हैं। असीगढ़ का किला किसने बनवाया था बच्चों? वो पृथ्वीराज चौहान ने, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। और उसको तलवारों का किला कहते हैं, क्योंकि असी किसका पर्यायवाची है? तलवार का। तलवारों का किला भी कौन सा? असीगढ़ का किला है बच्चों। ठीक है, क्योंकि वहां पे राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने बाद में तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी। और हांसी जो है अपने जो पेड़ा मिठाई है उसके लिए बच्चों विश्व में प्रसिद्ध है। पेड़े के लिए जो है हांसी विश्व प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल में आप जानते हैं बच्चों ओसिस पर्यटन स्थल जो है वो कहां है? करनाल में, ओसिस। इसके अलावा कर्ण झील कहां है? करनाल में। चक्रवर्ती झील कहां है बच्चों? यह भी करनाल में है। ठीक है, ओसिस पर्यटन स्थल है, चक्रवर्ती झील भी करनाल में है, कर्ण झील भी करनाल में। इसके अलावा बच्चों घरोंडा, घरोंडा में सब्जी उत्कृष्ट केंद्र है। करनाल के घरोंडा में आपको यह बताना है किसकी सहयोग से चलाया जा रहा है। करनाल के घरोंडा में सब्जी उत्कृष्ट केंद्र जो है वो स्थापित किया गया, वो किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो बच्चों वो चलाया जा रहा है इजराइल के सहयोग से। किसके सहयोग से? इजराइल। अगर मैं बात करूं पानीपत की बच्चों, तो पानीपत आप जानते हो काला अंब पर्यटन स्थल है, जिसको वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वो कहां स्थित है? वो पानीपत में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई से वो संबंध रखता है। इसके अलावा काबुली बाग और काबुली बाग मस्जिद, ये भी कहां है बच्चों? ये भी पानीपत में। ये पहली लड़ाई के उपलक्ष्य में, पहली लड़ाई को जीतने की खुशी में बाबर ने बनाए थे काबुली बाग और काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, तो ये पानीपत में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्काईलार्क, स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहां है? स्काईलार्क जो पानीपत में बच्चों। और बिलूजे जो पर्यटन स्थल है वो पानीपत के समालखा में है। कहां है? पानीपत के समालखा में। अगर हम बात करें सोनीपत की, तो बच्चों चकोर पर्यटन स्थल कहां है? चकोर सोनीपत में है। इसके अलावा सतकुंबा तीर्थ, सतकुंबा तीर्थ जो है, यह क्वेश्चन कई बार एचएसएससी पूछ चुकी है बच्चों। सतकुंबा तीर्थ जो है सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव में है। कहां? खेड़ी गुजर गांव में सतकुंबा तीर्थ है, जहां सतकुंबा मेला जो है वो लगता है बच्चों। यह क्वेश्चन भी आया कि सतकुंबा मेला जो वो कहां लगता है? तो सतकुंबा मेला जो है वो कहां लगता है? वो लगता है बच्चों आपके सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव में जो है ये लगता है। तो हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर जो है तैयार किया गया? तो ये बच्चों करनाल में तैयार किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपको मिल जाएगा बच्चों पीडीएफ में। उसके लिए आप हमारे
टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशंस और जो कृष्णा क्लासेस टेलीग्राम चैनल हैं वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव के लिए डिजिटल नामांकन किया जाएगा? हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव के लिए नामांकन किस तरह होगा बच्चों? डिजिटल होगा। नामांकन कैसे होगा? डिजिटल होगा और फिर उसका प्रिंट निकाल के जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो वैसे आप जानते हो, अंडरस्टूड आप लोगों के लिए, क्योंकि उपचुनाव जो है वो कहां होने हैं? बड़ौदा में, सोनीपत के बड़ौदा में बच्चों उपचुनाव होने हैं। तो इन उपचुनाव में कोरोना महामारी के चलते पहली बार नामांकन कैसे करवाए जा रहे हैं? डिजिटल नामांकन करवाए जा रहे हैं। बच्चों ये जो सीट है ये खाली है। यहां से विधायक कौन थे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो कृष्ण हुड्डा, श्री कृष्ण हुड्डा जो है वो यहां से विधायक थे और उनका अप्रैल में जो है वो निधन हो गया था, जिसके चलते एक सीट जो है फिलहाल खाली है। अगर कोई सीट जो है वो बीच में ही खाली हो जाती है, किसी के निधन से कोई इस्तीफा दे दे तो उपचुनाव होते हैं। हरियाणा में पहले आम चुनाव कब हुए थे? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। हरियाणा में पहले आम चुनाव 1967 में हुए थे और पहले मध्यावधि चुनाव जो हैं हरियाणा में पहले मध्यावधि चुनाव ये 1968 में हुए थे बच्चों। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव से पहली बार डिजिटल नामांकन किए जा रहे हैं। आपको ध्यान है बच्चों, कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल रैली भी हुई थी। डिजिटल रैली, तो पहली डिजिटल रैली जो प्रदेश में कहां की गई थी वो हुई थी पंचकुला में। कहां? पंचकुला में। ठीक है, और अगर हम बच्चों बात करें तो आप मेरे को यह बताओ हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन है? कमेंट करके बताइए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोहारू की, तो लोहारू जो है वो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से। यहां से विधायक कौन है? जो हमारे कृषि मंत्री हैं श्री जेपी दलाल, कृषि एवं पशुपालन मंत्री हमारे वही हैं। हमारे डेयरी मंत्री भी बच्चों वही हैं। बल्लभगढ़ जो ये सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र। यहां से हमारे परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जो हैं वो विधायक हैं। पंचकुला से हमारे जो स्पीकर हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता वो विधायक हैं। और बड़ौदा फिलहाल बच्चों खाली है। श्री कृष्ण हुड्डा यहां से विधायक थे। तो मैं आपसे पूछ रहा था बच्चों हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो वो हैं हरियाणा के चीफ इलेक्शन ऑफिसर, वो हैं अनुराग अग्रवाल। कौन है? अनुराग अग्रवाल। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो अब की बार कोरोना महामारी के चलते बच्चों क्या किया गया है इन उपचुनाव में? एक तो मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी। पहले बड़ौदा में जो है 223 मतदान केंद्र होते थे, अब 280 हो गए हैं। कितने? 57 मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी। पहले प्रत्येक मतदान केंद्र पे 1500 मतदाता होते थे, अब किसी भी मतदान केंद्र पर जो बच्चों 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। ठीक है, तो यह भी बच्चों इस उपचुनाव में जो है वो परिवर्तन किया गया है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के सरकारी स्कूलों के कितने विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस की परीक्षा पास की है? तो बच्चों ये पास की है 23 विद्यार्थियों ने। कितने विद्यार्थियों ने? 23 विद्यार्थियों ने। जो बच्चों ये सरकारी स्कूलों के, राजकीय स्कूलों के विद्यार्थी हैं। आपको ध्यान होगा बच्चों सुपर 100 बैच ये उसी के विद्यार्थी हैं। सुपर 100 बैच जो है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में जो बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स लेकर आते थे उनका एक टेस्ट होता था। उस टेस्ट में से बच्चे 100 बच्चे जो हैं वो चूज किए जाते थे, चुने 100 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे और उनको फिर सरकार फ्री कोचिंग देती थी। किसकी? नीट और जेईई की। और यह कोचिंग चलती थी रेवाड़ी और पंचकुला में। रेवाड़ी और पंचकुला में। और इनका रहने का, खाने पीने का सारा खर्चा जो सरकार वहन करती थी। तो उन्हीं में से बच्चों 23 विद्यार्थियों ने जो है
वो जेईई एडवांस की परीक्षा पास की है। इसमें अगर हम बात करें बच्चों, 6 बच्चे जनरल कैटेगरी के, एससी कैटेगरी से बच्चों 8 स्टूडेंट्स और ओबीसी से जो है वो 9 स्टूडेंटों ने परीक्षा पास की है। और बच्चों अब ये सुपर 100 की बजाय इस बार कोरोना महामारी के चलते जो है ये सुपर 700 बैच बनाया गया है और बच्चों को जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो शिक्षा दी जा रही है। नीट और जेईई की पहले 100 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए, अब जो है सुपर 700 बच्चों का बैच जो है वो बनाया गया है बच्चों, और उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो कोचिंग दी जाती है ऑनलाइन। इसमें अगर हम बात करें, सिरसा से प्रवीण ने एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया में 434 रैंक हासिल की है और ओबीसी कैटेगरी में फतेहाबाद की काजल ने ऑल इंडिया में 293 जो है वो रैंक पाई है। तो आगे चलते हैं बच्चों। सुपर 100 के तहत जेईई एडवांस की परीक्षा में सफल रहे हरियाणा के राजकीय स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को सीएम मनोहर लाल जो है वो सम्मानित करेंगे? तो बच्चों ये वही बच्चे हैं जिनका जिक्र हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो बच्चों 23 बच्चों ने यह परीक्षा पास की है। सुपर 100 बैच के जो 23 बच्चे थे, जो सरकारी स्कूलों के बच्चे थे, उन्होंने जेईई एडवांस की जो परीक्षा पास की है। तो इन 23 बच्चों को, इन सभी बच्चों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में जो इनको सम्मानित किया और उनके जिलों से जहां बच्चे रहते हैं उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को जो है वो चंडीगढ़ पहुंचाने का जो जिम्मा है वो उन्होंने जिला अधिकारी जो है उनके जिम्मे जो है लगाया है। तो 23 बच्चे जो हैं जिन्होंने परीक्षा पास की, उन सबको हमारे सीएम मनोहर लाल ने जो है सम्मानित किया है बुधवार को। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा डांसर सपना चौधरी, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी निम्न में से किस हरियाणवी कलाकार से शादी की है? हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने निम्न में से किस हरियाणवी कलाकार से शादी की है? तो बच्चों हरियाणवी डांसर जो सपना चौधरी है, इन्होंने वीर साहू से जो है वो शादी की है। बच्चों आप जानते हो वीर साहू जो हिसार से संबंध रखते हैं, कहां से? हिसार से। इन्हें जो है वीर साहू को हरियाणा का बब्बू मान कहा जाता है, हरियाणा का बब्बू मान। तो बहुत सी अगर हम बात करें हरियाणवी फिल्में और एल्बम में, गीतों में इन्होंने जो है काम किया वीर साहू ने। तो जनवरी 2020 में जो हरियाणवी मशहूर डांसर है सपना चौधरी, उन्होंने हिसार के वीर साहू से जो है शादी की है, जो हरियाणा के बब्बू मान जो है वो कहे जाते हैं। तो हरियाणा के बब्बू मान कौन कहलाते हैं? वीर साहू। बच्चों आप यहां एक चीज और ध्यान रखना कि 4 अक्टूबर को शनिवार को जो है इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 4 अक्टूबर को जो है इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और सपना चौधरी आप जानते हो बच्चों, बिग बॉस जो कार्यक्रम है उसमें भी इन्होंने शिरकत जो है की थी। मतलब हरियाणा से बॉलीवुड तक जो इन्होंने धाक मचाई है। और अगर हम बात करें गुलजार छानीवाला, वर्तमान में बहुत ही बढ़िया उभरता हुआ कलाकार है और ये राजस्थान के भादरा तहसील के छानी गांव से संबंध रखते हैं। दिलेर सिंह खरकिया, ये भी बच्चों बहुत उभरते हुए कलाकार हैं, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, भिवानी के खरक गांव से संबंध रखते हैं। और आपको पता होगा हरियाणा के सरस्वती पुत्र कौन कहे जाते हैं? हरियाणा के सरस्वती पुत्र राजेंद्र सिंह खरकिया, हरियाणा के सरस्वती पुत्र राजेंद्र सिंह खरकिया कहे जाते हैं बच्चों। इन्हीं के सुपुत्र हैं दिलेर सिंह खरकिया। और काफी नाम रहा है हरियाणा के सरस्वती पुत्र राजेंद्र सिंह खरकिया का, जिनकी जो मशहूर रागनी है पानी आली पानी प्यादे, जिसको पहली बार किसी बड़े पर्दे पर दिखाया गया था, जो 2000 में फिल्म आई थी लाडो, 2000 में हरियाणवी फिल्म लाडो जो आई थी बच्चों, उसमें ये जो रागनी है पानी आली पानी प्यादे, ये राजेंद्र सिंह खरकिया द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी और उन्हीं के ऊपर यह फिल्माई गई थी। वैसे आपको यहां ये ध्यान होना चाहिए बच्चों,
पानी आली पानी प्यादे ये रचना किसकी है? तो ये रचना है दयाचंद माइना की। दयाचंद माइना का भी 3-4 बार क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है बच्चों। रोहतक के माइना गांव से संबंध रखते हैं और हरियाणा के जॉन मिल्टन कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन आया था इनका कि हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दयाचंद माइना को। और दयाचंद माइना का कौन सा किस्सा जो है वो प्रसिद्ध है, ये भी एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इनका जो किस्सा है, जिसको नाटक भी आप कह सकते हो, पले, सुभाष चंद्र बोस पे आधारित जो इनका किस्सा है वो बड़ा प्रसिद्ध रहा है बच्चों। उसकी धूम कोलकाता तक गई थी। ठीक है, तो हरियाणा के एकमात्र ये लोक कवि हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कवि का दर्जा प्राप्त है। दयाचंद माइना हरियाणा के जॉन मिल्टन कहलाते हैं। तो उन्हीं की रचना है पानी आली पानी प्यादे। और ये मशहूर किसने करवाई? सरस्वती पुत्र राजेंद्र सिंह खरकिया ने। पहली बार ये जो रागनी थी बड़े पर्दे पर दिखाई गई फिल्म लाडो में, इन्हीं के ऊपर फिल्माई गई थी राजेंद्र सिंह खरकिया। इसके अलावा इनके जो छोटे भाई हैं वीरपाल सिंह खरकिया, वो भी काफी प्रसिद्ध जो हैं वो गायक रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखिए, चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत किस ऐप के माध्यम से होगी? बच्चों जो बड़ौदा उपचुनाव है, जो बड़ौदा उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव मतदान के दौरान आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत किस ऐप के माध्यम से होगी? तो यह है बच्चों सी विजिल ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सी विजिल ऐप। ठीक है बच्चों, होम आइसोलेशन ऐप तो आप जानते ही होंगे। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे जो गृह मंत्री श्री अनिल विज ने अंबाला जिले से जो है इसकी शुरुआत की थी, इसका ये लॉन्च किया था। होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल बेड जो ऐप है, और बाद में फिर पूरे प्रदेश में 5 अक्टूबर से जो है लॉन्च किया गया था। अवसर ऐप आप जानते हो बच्चों, शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया था। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने जो है वो लॉन्च किया था। जो सभी सरकारी टीचर्स और जो स्टूडेंट हैं सभी, उनके लिए डाउनलोड करना जो है बच्चों वो जरूरी है। तो अब शिक्षा जो है इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी और इसकी पूरी जानकारी, जो सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, कितना पढ़ाया, वो सारी ऐप पे डाउनलोड करनी होगी। तो बच्चों हम बात करें तो चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत किस ऐप के माध्यम से होगी? वो होगी सी विजिल ऐप के माध्यम से। बच्चों सी विजिल ऐप के माध्यम से उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से अपलोड करके शिकायत जो भेजी जा सकती है, इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हेल्पलाइन नंबर जो है ये भी दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर जो है चुनाव, जो बड़ौदा उपचुनाव उसके दौरान हेल्पलाइन नंबर रहेगा 1950, जो हेल्पलाइन नंबर है वो दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर साबुन, सैनिटाइजर, मास्क की उपलब्धता के साथ साथ मतदाताओं को दस्ताने मुहैया करवाए जाएंगे ताकि वो महामारी से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। क्या होगी? थर्मल स्कैनिंग। अगर शारीरिक तापमान 2 बार थर्मल स्कैनिंग के बाद भी अधिक है, 2 बार अगर थर्मल स्कैनिंग हुई उसके बावजूद भी टेम्परेचर ज्यादा है उस व्यक्ति का, तो ऐसे मतदाता को टोकन उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या होगा? टोकन दिया जाएगा और वह शाम को मतदान समय के अंतिम 1 घंटे के दौरान अपने मत का प्रयोग कर पाएगा। बच्चों कोरोना महामारी से बचाने के लिए पूरे इंतजाम जो हैं वो चुनाव आयोग द्वारा किए गए हैं, इसलिए आपको भी सलाह दी जाती है कि आप सुरक्षित रहिए, भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इसको जो है हड़के में मत दीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई आवश्यक काम हो तभी बाहर निकलिए और साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी जारी रखिए बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा? साबुन, सैनिटाइजर, मास्क के साथ साथ मतदाताओं को दस्ताने भी दिए जाएंगे। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग होगी और अगर 2 बार थर्मल स्कैनिंग के बावजूद भी जो टेम्परेचर अधिक होता है तो उनको टोकन दिया जाएगा और फिर वो जो है शाम को मतदान कर पाएंगे। अंतिम 1 घंटे के दौरान
अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था पहले भी कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, 223 से 280 57 मतदान केंद्र बढ़ाए हैं। 1501 मतदान केंद्र पे जो है वोटर होते थे, अब 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। इसके अलावा एक विशेष बात जो पहली बार की गई है, पहली बार इस उपचुनाव में जो की गई है वो है बच्चों जो 80 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और जो दिव्यांगों के लिए बच्चों पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। तो यह भी ध्यान रखना बच्चों कि यह पहली बार जो है यह सुविधा कब दी गई, किसको, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को और दिव्यांगों को जो है वो उनका जो मतदान है किस माध्यम से करवाया जाएगा, पोस्टल बैलेट के माध्यम से करवाया जाएगा। तो इन लोगों को यह सुविधा पहली बार बड़ौदा उपचुनाव के दौरान जो यह सुविधा दी गई है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता, आप ध्यान रखिए कि 80 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति या फिर दिव्यांग जो हैं वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, केंद्र सरकार ने जीएसटी करीब 20,000 करोड़ के कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से के कितने रुपए जारी कर दिए। बच्चों जो जीएसटी इकट्ठा होता है तो 20 करोड़ जो 20,000 करोड़ जो है वो जीएसटी केंद्र सरकार के पास इकट्ठा हुआ, तो उसके कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से में कितने रुपए आए हैं और वो जारी कर दिए गए हैं। तो बच्चों वो है 761 करोड़ रुपए। कितने? 761 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब शायद जो है ये जो हरियाणा के हिस्से कितने रुपए जो जारी किए हैं उससे शायद थोड़ी सी जो है गति आएगी बच्चों, थोड़ा सा जो है जो काफी समय से आर्थिक मंदी चल रही थी वो थोड़ी रफ्तार पकड़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और इसके लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका धन्यवाद किया है। तो आप जानते बच्चों श्री दुष्यंत चौटाला ऊंचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वर्तमान जो 14वीं विधानसभा उसमें वो सबसे छोटी उम्र के विधायक हैं। इससे पिछली बार की हम बात करें लोकसभा की तो उस टाइम वो सबसे छोटे जो है सांसद थे और सबसे युवा उप मुख्यमंत्री भी जो है कौन है, श्री दुष्यंत चौटाला जो है सबसे युवा उप मुख्यमंत्री वो हैं और 6 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। बच्चों नेक्स्ट 71 वर्ष की उम्र में एमए की परीक्षा देने के कारण चर्चा में आए विधायक ईश्वर सिंह किस पार्टी से संबंध रखते हैं। बच्चों कहते हैं ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे कोई 17 का हो चाहे 71 का हो, ठीक है, 17 या उसका उल्टा 71, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और इसी चीज को सिद्ध किया है जो वर्तमान में विधायक है ईश्वर सिंह। तो बच्चों एक तो आपको कमेंट करके यह बताना है ईश्वर सिंह जो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वर्तमान में ईश्वर सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से जो है वो विधायक हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, ठीक है। और दूसरा किस पार्टी से वो संबंध रखते हैं। बच्चों आप जानते ही हो कि जो ईश्वर सिंह थे ये अब ट्रिपल एमए कर रहे हैं, वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं और उसके फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो ऑनलाइन जो हैं वो ऑनलाइन जो पेपर है वो दे रहे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से। तो बच्चों दरअसल क्या हुआ, जब ये पहली बार विधायक बने थे तो उस टाइम उन्हें हरियाणा शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। तब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में नहीं होता था बल्कि चंडीगढ़ में होता था। तो इनको जो है क्या बना दिया गया, इनको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन जल्दी इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये जो है 12वीं पास थे, हायर सेकेंडरी जो है इन्होंने पास किया था। लेकिन
जैसे ही ये बैठक लेते, मीटिंग बुलाते थे, तो उसमें आईएएस अधिकारी वगैरह आते थे, तो उनको उनके साथ डिस्कस करना, या खुद इनका जो क्लर्क था वो भी बीए पास था और ये हायर सेकेंडरी थे, +2 पास थे। तो बच्चों इनके मन में थोड़ा सा इस चीज को लेकर पश्चाताप हुआ कि मैं इन लोगों को क्या सलाह दूंगा जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या जो 10वीं 12वीं के जो छात्र उनके लिए मैं क्या रणनीति बना सकता हूं, मैं खुद 12वीं पास हूं। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पढ़ने की ठान ली। उसके बाद बीए किया, एलएलबी किया, एमएलबी किया, तो और अब जो है ट्रिपल एमए ये कर रहे हैं, और आगे जो इनकी मनसा जो पीएचडी करने की है। तो बच्चों क्या जज्बा है, आप भी ऐसे व्यक्तियों से जो है प्रेरणा ले सकते हैं, आपके प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप भी लगे रहिए, बार बार कोशिश करते रहिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। और बच्चों आप जानते हो, जो व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है, लगातार चलता रहता है, वो आखिर में अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। ठीक है, तो बच्चों ये पूछ रहे विधायक ईश्वर सिंह किस पार्टी से हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं ये किस विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये गुल्ला चिक्का विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, गुल्ला चिक्का विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बच्चों किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये जजपा, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बच्चों ये जो है फिलहाल में वर्तमान में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। 40 सीटें जो है बच्चों भाजपा की हैं, 10 सीटें जो है वो जजपा ने जो है वो इस विधानसभा में जो है चुनाव में जीती हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बच्चों सरकार में है। तो जननायक जनता पार्टी जो है वो 9 दिसंबर 2018 को इसका गठन हुआ। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जो बच्चों जो चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वंशज हैं, ठीक है, वो इसके प्रमुख है पार्टी के। और इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। तो वर्तमान में इसका चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों, चाबी इसका जो है चुनाव चिन्ह है। तो कांग्रेस आप जानते हैं बच्चों चुनाव चिन्ह हाथ है, भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, आप सभी को पता है। इनेलो जो है बच्चों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इसके सुप्रीमो हैं, जो चश्मा जो है वो इसका चुनाव चिन्ह है। तो 71 वर्ष की उम्र में एमए की परीक्षा देने के कारण चर्चा में आई विधायक ईश्वर सिंह जो है वो जननायक जनता पार्टी जेजेपी से जो है वो संबंध रखते हैं। हरियाणा के कितने शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम पूरा हो गया है? बच्चों हरियाणा के कितने शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम जो है वो पूरा हो गया है? बच्चों हम जानते हैं हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। नगर निगम कितने वर्तमान में? 10। पहला नगर निगम बना फरीदाबाद, सबसे पुराना नगर निगम फरीदाबाद। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद, दूसरा बना गुरुग्राम, उसके बाद 7 जो हैं वो नगर निगम इकट्ठे बनाए गए। उसके बाद बच्चों सबसे अंत में सोनीपत बनाया गया 2015 में, सबसे अंत में सोनीपत 2015 में बनाया गया। बच्चों आप जानते हो हरियाणा में जो है 22 जिले हैं, वर्तमान में 22 जिले हैं। सबसे नया जिला बच्चों चरखी दादरी है, 1 दिसंबर 2016 को जिसका गठन हुआ चरखी दादरी। इसके अलावा बच्चों हरियाणा में जो 87 शहर हैं जिनमें से 84 की जो है प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम जो है वो पूरा हो गया है। 87 शहरों में से 84 शहरों के प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम पूरा हो गया है। जिससे क्या फायदा होगा, अब जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो घर बैठे जो है जमा करवाया जा सकेगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो घर बैठे जो है वो जमा करवाया जा सकेगा। तो 3 जो नगर पालिकाएं बची हैं बच्चों उनमें 2 हिसार की हैं। हिसार से सिसाए जो बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा गांव होता था, वर्तमान में उसको जो है नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। तो हिसार से सिसाए जो हरियाणा का सबसे, ये एसएससी में 2-3 बार क्वेश्चन आया कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, सिसाए। इसके अलावा बास बच्चों,
और एक सोनीपत से कुंडली नगर पालिका। ये जो है बच्चों, ये अभी जो है ये बकाया है, और बाकी जो 84 शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम जो है वो पूरा हो गया है, जिससे जो है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इधर जो है घर बैठे ही प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी हो जाएगी, उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व में आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। ठीक है, तो बच्चों राजस्व में आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग किसके पास है? तो यह है श्री दुष्यंत चौटाला के पास। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंध, चकबंदी, पुनर्वास, आबकारी एवं कराधान, लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें, श्रम एवं रोजगार, इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, इसके अलावा बच्चों उद्योग एवं वाणिज्य। तो ये सारे किसके पास? हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के पास। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। बच्चों हर रोज आपके बीच जो है इसी तरह करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो है वो लेकर आते रहेंगे, और आप जो है वो लगातार अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, लगातार जो है वो लगे रहिए बार बार। और मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।